दुनिया, तो उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो फ्यूचर तो डिजिटल का है और टेक्नोलॉजी का है। जर्नलिज्म में भी जैसे दुनिया के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में वो टेक्नोलॉजी घुस रही है, असर कर रही है, प्रभावित कर रही है, वो जर्नलिज्म पे भी लागू है। अब ये चूंकि बदलाव की बात मैंने कही कि तीनों फॉर्मेट में जो बदलाव की गति है वो बहुत तेज है। प्रिंट बहुत लंबे समय तक बहुत धीमी गति से बदला है, टेलीविजन उससे ज्यादा तेज बदला और मोबाइल उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से बदला है। तो हम ये आज की स्थिति में कह सकते हैं दो चीजें कि डिजिटल ही भविष्य है और मोबाइल डिवाइसेस चेंज हो सकता है कि एक टाइम था कि हम एक कंप्यूटर एक कमरे भर का होता था, फिर एक मोबाइल में वो सिमट गया, एक चिप आ गई। मतलब दो एक समय ऐसा था कि 500 जीबी का वो एमबी का वो हमारा जो होता था स्टोरेज डिवाइस, वो इतनी बड़ी चिप में बदल गया छोटा सा, और आज 1 टीबी 2 टीबी और इतने बड़े बड़े आने लगे। तो टेक्नोलॉजी बदल सकती है, तो मोबाइल डिवाइस भी इवॉल्व हो सकता है उस लिहाज से, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बदलने की स्पीड इस समय बहुत तेज है। लेकिन वो कंजम्पशन टेक्नोलॉजी ही तय करेगी, टेक्नोलॉजी के जरिए ही वो बदलाव आएगा। और आ, अभी मतलब भारत में चूंकि हमारे यहाँ एक कंज्यूमर की आबादी बहुत ज्यादा है और उसमें भी लिटरेसी अभी भी बढ़ने की तरफ है, अभी भी 100% लिटरेसी नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ दिख रहा है कि प्रिंट के को कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्रिंट को यूज करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बात सच है कि कुछ भी किसी भी हालत में प्रिंट आने वाले समय का फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर पत्रकारिता का वही है, वो जो डिजिटल डोमेन है, जो मोबाइल का मीडिया, वो उसकी डिवाइसेस में और इवॉल्व हो सकती है, उसमें और प्रोग्रेस हो सकता है, उसमें और वो परिष्कृत होकर दूसरे रूप में आ सकता है। पर है फ्यूचर डिजिटल जर्नलिज्म का ही आगे। हम्म। आकाश, मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉब्लम ओके। है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं आवाज नहीं, आ मैं तो गंभीरता से सुन रहा था आपकी बातें। मेरा आप लोग से बात करने का एक और स्वार्थ भी है। हम्म। और मैं ये हमेशा हम लोग बोलते रहते हैं, हम इन मैंने स्टैंड अप की दुनिया में भी पहले ये बोलते थे, वो मजाक में बोलते थे, लेकिन वो फिर ट्रू हो गया कि पहले जाएगा तो कामरा जाएगा, फिर बाकियों की नंबर आएगी। वो हो भी गया वैसे बात। अम, लेकिन और बचेगा जब केवल आप तिवारी। हाँ, मगर बचेगा केवल तिवारी, त्रिपाठी। करेक्ट, बचेगा क्यों? तो लेकिन जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं एक और, मैंने ऑब्वियसली व्हाट अतुल सिंह इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मैं एक और चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा कि प्रिंट और टेलीविजन को कंट्रोल करना किसी भी सरकार के लिए काफी आसान रहा था। इंदिरा गांधी ने बोला मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा कागज ही बंद कर दूंगी, तुम अखबार कैसे पब्लिश करोगे। बाद में सरकार आई, कहा कि हम तुम्हें अपलिंकिंग लाइसेंस ही नहीं देंगे, तुम कैसे अपना न्यूज चैनल चलाओगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रेशर और एडवर्टाइजिंग पे प्रेशर। सबको मालूम है कि जो इकोनॉमिक्स है एक प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन या एक टेलीविजन, खास करके टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन चलाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो फ्यूचर इसलिए है, और बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं, अरे आकाश, आप लोग साथ में क्यों नहीं आ जाते, आप न्यूज लॉन्ड्री के साथ हाथ मिला लीजिए, आप रवीश के साथ हाथ मिला लीजिए। और मैं मन ही मन में सोचता हूँ, अच्छा, जिससे कि जब जब गिराना हो तब सब एक ही एक साथ ही चीज है गिरा तो दो। एक ही जगह गिरा देंगे। जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, और इसमें बहुत लोग कहते हैं, मेरा भी मजाक उड़ाते हैं। एक दिन मैंने जिस दिन रवीश ने रिजाइन किया था, मैंने अपने यूट्यूब में मैसेजिंग बॉक्स पे जाके, कम्युनिटी मैसेजिंग होती है यूट्यूब में भी, उसमें कम्युनिटी मैसेज डाल के कहा कि भाई कैन वी मेक रवीश 1 मिलियन। जो पहला दिन उसके रेजिग्नेशन की खबर आई कि हमने कहा अपने तरफ से 1 मिलियन तो कर। उस रात तक मेरे ख्याल से 1.5 मिलियन हो गए थे, एंड सून रवीश वाज 5 मिलियन। एंड लॉट ऑफ पीपल सेड, अरे देखो रवीश तुमसे आगे निकल गया। तो मैं कहता हूँ, कंपटीशन नहीं हो रहा है, हमसे आगे निकल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है गिवन रवीश's एक्सपीरियंस। बी, जितने ज्यादा रवीश होंगे, जितनी ज्यादा न्यूज लॉन्ड्री होगी, जितना ज्यादा आर्टिकल 19 होगा, जितना ज्यादा देशभक्त होगा, जितने ज्यादा आप लोग होंगे, उतना फ्यूचर सिक्योर होगा। क्योंकि यहां एक प्रेस को बंद नहीं करना है, एक चैनल पर छापा नहीं मारना है। अगर 500 लोगों पर छापा मारना पड़ा
तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी अथॉरिटेरियन रिजीम के लिए। और जब तक ना फिर आप पूरा ही चाइनीज वर्जन बन जाओ कि आपको इंटरनेट ही बैन करना पड़ेगा। सो फ्रैगमेंटेशन, कंपटीशन, स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द। मैं अतुल से एक लाइन आगे जा रहा हूं। मैं ये कहना कोई फ्यूचर है, फ्यूचर तो है ही है, उसको तो आप भूल जाओ। फ्यूचर क्यों होना भी चाहिए और उस फ्यूचर को कैसे आगे बढ़ाना है। और मैं अगेन, मैं भी लर्नर हूं इन सब चीजों में। दो चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जर्नलिज्म कितनी जल्दी आगे बढ़ रहा है। अतुल कह रहे हैं ना कि नहीं, मैंने मोबाइल मोजो क्यों रखे हैं, हम डिजिटल मानते हैं। मैं मोजो ही मान के चलता हूं। आई टेल यू व्हाई। हम टीवी से हैं, आप भी समझोगे आई मीन कि भाई एडिटिंग है तो फिर कंप्यूटर होना चाहिए, एडिटर भी होना चाहिए, अच्छा लाइट भी होना चाहिए। एक छोटा सा लाइट यहां भी जल रहा है, छोटा सा की लाइट यहां भी जल रहा है। और उसके बाद आज परिभाषा कितनी बदल गई है कि लोग सिर्फ मोबाइल फोन पे एडिटिंग करके, सिर्फ मोबाइल फोन पे पब्लिश करके मिलियंस ऑफ व्यूज छाप रहे हैं। इसका छोटा एग्जांपल मुझे ध्रुव राठी से समझ में आया था, जब मालूम चला कि उसने 2 मिलियन तो यूट्यूब पे क्रैक किया था सिर्फ मोबाइल फोन से। माइक्रोफोन तक नहीं था, 1500 रुपए का। मैं आज तक 5 साल बाद भी वही माइक्रोफोन इस्तेमाल करता हूं जिससे मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरुआत की थी। 90% ऑफ यूट्यूबर्स वही इस्तेमाल करते हैं। बोया का 1500 रुपए का माइक्रोफोन है, amazon.com पे जाके देख लीजिएगा। मोबाइल फोन की ताकत आज इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग, अजीत अंजुम का एग्जांपल बता दे रहा हूं, अजीत अंजुम ने भी खरीदे और वो फिर बड़े बड़े एसएलआर कैमरा धरे के धरे रह गए, वो मोबाइल फोन से प्रोडक्शन चल रहा है। क्योंकि नॉट ओनली इज इट पॉसिबल, इट इज मोर कन्वीनियंट एंड इट इज एज पावरफुल। क्योंकि आदमी को सिर्फ कंटेंट देखना है। तो सबसे पहले हमें अपने जहन से यह बात निकाल देनी होगी कि डिजिटल मोजो, कोई भी इस प्रकार का जर्नलिज्म करने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत है नहीं है। आपके बात करने का सलीका, आपके रिसर्च करने का डेप्थ, आपकी यूनिकनेस वही रंग लाएगी। एक चीज और मैं गर्व से कह सकता हूं, आई थिंक यहां सारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं ये गर्व से ये बात कह सकते हैं, हमने आज तक 1 रुपए नहीं लगाया है प्रमोशन में, 1 रुपए भी नहीं। अभी देशभक्त की ओवरऑल स्ट्रेंथ इज 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स अक्रॉस 4 प्लेटफॉर्म्स। एक प्लेटफॉर्म पे 1 रुपए नहीं लगाया है। और ये मैं बात कर रहा हूं जब कटाक्ष सवाल उठाए हैं, कटाक्ष मारा है। अगर सरकार, अगर चाटुकारिता करते तो शायद 10 मिलियन होते आज। But the fact is that people like Ravish, people like Ajit, people like News Laundry surviving for so long. एक तो है कि इतने सालों बचे हैं, पता नहीं अब आगे जाके क्या होगा। तो फ्यूचर is decided that it is mobile, it is digital, it is fragmented. You, me, somebody is going to be a specialty in environment, somebody is going to be a specialty in satirical writing, somebody is going to be a specialty in news tracking. मैं तो कहता हूं न्यूज लॉन्ड्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कल जब कोर्ट में पेशगी होगी कि भारत में इतना हेट कैसे फैला, तो इनका आर्काइव मांगा जाएगा, आप बताइए। इन द सेम वे व्हाट यू नीड टू डू, ईच वन ऑफ यू नीड टू डू, इज कि आपको यह समझना होगा कि वो जमाना चले गया कि एक न्यूज चैनल है, हो सकता है लल्लन टॉप आज भी करने की कोशिश करे, लेकिन उसकी बैकिंग है करोड़ों रुपए की। अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, वो एक चीज जो आप बहुत जज्बे से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत लोग आगे कहते हैं आकाश देख यार तेरे चैनल का ग्रोथ अब टेपर कर रहा है, अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 3 मिलियन कर लोगे उससे ज्यादा नहीं जाएगा, सटायर है, क्रिटिकल कॉमेंट्री है, इससे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, शायद नहीं भी मिलेंगे। तो लोग कहते हैं कि एजुकेशन कर लो, एंटरटेनमेंट का कुछ कर लो। मन नहीं करता है। मैं खुश हूं जितना है खाने को मिल रहा है, रस्ते पर नहीं हूं। हाँ, अगर रस्ते पर आ गया देन आई विल कॉम्प्रोमाइज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम इनकरप्टेबल, लेकिन जब तक अगर खाने को मिल रहा है और एक छोटी टीम चल रही है एंड आई एम डूइंग व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू गाइज ऑल्सो शुड नो दिस दैट इट इज पॉसिबल, बिकॉज आपके ओवरहेड्स बहुत कम होंगे। तो एनवायरमेंट, वो तो खैर मेरी अनदर ग्राउज है कि ओवरहेड कम होने के बाद भी लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता एनवायरमेंट से। बट इतना मैंने देखा है कि क्रिटिकल कमेंट्री, जेन्युइन जर्नलिज्म करने से या जेन्युइन कमेंट्री करने से आप अगर लो ओवरहेड्स रखोगे, यू कैन स्टिल मेक अ लिविंग, यू कैन मेक अ डिसेंट लिविंग
यू कैन मेक एन ऑनरेबल लिविंग। मैं हमेशा कहता हूं पत्रकारिता का ये मतलब नहीं है कि आप भीख मांगो, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो दूसरी चीज है जो आपको है अपनी शर्म और हया थोड़ी हटानी पड़ेगी। और मैं आपको नॉन जर्नलिस्टिक चीजें बता रहा हूं, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने न्यूज लॉन्ड्री के साथ वाइसो सीरियस किया, तो मुझे मालूम नहीं था कि सटायर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अभिनंदन सीकरी के साथ मैंने कहा कि मैं ये करना चाहता हूं। उस समय मैं रेडियो मिर्ची में काम करता था, मैंने एक्सपेरिमेंटेशन किया। अभिनंदन सीकरी ऑफ कोर्स मैं कहता हूं डॉयन है ऑफ सटायर। उसको करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ ये हो सकता है, दिस मॉडल कैन वर्क। उसके बाद मैंने अपना चैनल लॉन्च किया। अपना चैनल कैसे चलाऊं, उसके लिए मैंने अपना एक ही जो जर्नलिज्म के करियर में किया था, एक इन्वेस्टमेंट किया था 2 BHK का एक घर, वो जो नोएडा अथॉरिटी होता है, जैसे DDA फ्लैट होता है वैसे नोएडा अथॉरिटी के फ्लैट्स होते हैं। एक फ्लैट खरीदा था, उसको बेचा, उससे 18 महीने का रनवे बनाया कि भैया 18 महीने तक अगर नहीं चलेगा तो वापस नौकरी करने चले जाऊंगा मैं। और मैंने लॉन्च किया पेट्रियन पे एक पेज, क्योंकि यूट्यूब में एक याद रखिएगा, जब तक ना आपके मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं तब तक आप सस्टेनेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। पेट्रियन का पेज जब हमने लॉन्च किया तब हमारी बहुत खिल्ली उड़ी, बहुत मजाक उड़ा, ए देखो भीख मांग रहा है। तो हमने कहा यार हम भीख हम तो नेतागिरी से सीख रहे हैं। नेता लोग कह रहे हैं कि पर्ची दो हमको, दो 20 रुपए दो, 100 रुपए दो। वो बीच में बड़ा वो हुआ था कि पार्टी को वोट दीजिए, 100 रुपए हम दे रहे हैं। तो हमने कहा हम भी तो वही मांग रहे हैं, 100 रुपए मांग रहे हैं, 1000 रुपए मांग रहे हैं, जिसकी जितनी क्षमता हो वो मांग रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह होती है कि जो भद्र आदमी होता है, जो जर्नलिस्ट होता है, उसको इतनी शर्म आती है। मैं आई एम टेलिंग यू, आई हैव लिव्ड थ्रू दिस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस मैसेज। आई एम टेलिंग यू, मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी जर्नलिस्ट लेसन दैट यू विल एवर गेट। द प्रॉब्लम इज दैट हमें शर्म आती है। आपको शर्म निकालनी है, क्योंकि जो आपके विरुद्ध है, जो झूठ के जो ये करता धरता है, उनको कतई शर्म नहीं आती है। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छाई के लिए कोई शर्म नहीं होती है। आप बेशर्म होके अच्छाई के लिए काम करिए। तो वो मैंने जो शर्म का वो जो चोगा है वो जब छोड़ दिया, आई वॉज एबल टू कलेक्ट मनी कि भैया ठीक है, मैं कंप्यूटर खरीदूंगा, मैं एडिटर लूंगा, मैं एक 6 लोगों का टीम बनाऊंगा, एंड फिर थोड़ा सा प्रोडक्शन वैल्यू ऊपर करूंगा, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ऊपर करूंगा। हमने शुरुआत की थी वंस इन 2 वीक्स, फिर वंस इन 1 वीक, फिर 3 टाइम्स अ वीक। डेली जाने की भी कोशिश की, कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, राइटर्स नहीं थे। वापस पुल बैक कर लिया। अगेन यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन आप एक अगर फील्ड चूज करोगे, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करके, उसमें नया आइडियाज करके, ट्रेंड्स फॉलो करके, यू कैन मेक एन इम्पैक्ट। मैं आज इतना कह सकता हूं कि छोटा डेंट ही सही, लेकिन एक डेंट इन द यूनिवर्स तो कर रहे हैं। सो फ्यूचर इज डेफिनेटली डिजिटल, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। टीवी इज डेड। एंड एनीवेज, अगर आप में जहन में अगर थोड़ा भी स्पाइन है, अगर कोई इज्जत नाम की कोई चीज होगी, तो आप टीवी नहीं करना चाहोगे। हाँ, मेरे पास ऐसे भी पत्रकार दोस्त हैं, 2 तरीके के हैं। एक जो कहते हैं भाई EMI तो देना है, घर तो चलाना है, और मैं ऐसी पत्रकारिता करनी पड़ रही है, वो ठीक है। लेकिन दुख की बात है कि मेरे बहुत सारे मित्र वो सोचते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत चौड़े में प्राइवेट में बोलते हैं। वो दोस्त अब रह नहीं गए मेरे। तो टेलीविजन तो आप छोड़ ही दीजिए, प्रिंट में थोड़ी बहुत अच्छी काम हो रही है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं डिजिटल में जब तक ना फुल क्लैम्प डाउन होगा, अभी भी डिजिटल जर्नलिज्म में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो 2 चीजें आप कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपना काम करिए, और अगर हो सके तो कोलैबोरेट करिए, कंट्रीब्यूट करिए टू दीज वेब प्लेटफॉर्म्स। दीज आर द 2 थिंग्स जो आप कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट लॉन्गिश आंसर। नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी बात थी आकाश, और इससे हमने भी बहुत सारी चीजें सीखी। लेकिन अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आकाश ने जो बात कही उसी को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अतुल, आपका भी फॉर्मेट सैटिरिकल है, आकाश का भी फॉर्मेट सैटिरिकल है, मैं भी इसकी कभी कभी कोशिश करता हूं। तो निश्चित तौर पर मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि या तो ये फॉर्मेट बहुत मुश्किल है, और नहीं तो बहुत मुश्किल बहुत आसान है। अगर आपने एक दफा इस फॉर्मेट को पकड़ लिया तो इतना मजा आने लगता है कि फिर कॉपी कहाँ रोकनी है ये सोचना पड़ता है कि नहीं नहीं बस इससे ज्यादा लॉन्ग फॉर्म में नहीं जा सकते। फिर उसको शूट पर जाते हैं, और फिर आपको उसी मोड में जाना पड़ता है जिस मोड में आपने लिखा था। और अगर आपने लिखने के 2 दिन बाद शूट किया तो उस मोड में जाना वाकई बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये लिखने का चैलेंज क्या है, फिर उसको शूट करने का चैलेंज क्या है, कहाँ से हम कंटेंट लाते हैं और कहाँ से ये लोग लाएं, ये जो नई जनरेशन है जर्नलिस्टों की।
तो ये कहाँ से फॉर्मेट क्रिएट करें, और अगर उनको सटायर फॉर्मेट में जाना है तो वो किन बातों का ध्यान रखें, अपनी जिंदगी में क्या तब्दीलियां करें, अपने पढ़ने में क्या तब्दीलियां करें, और अपने लिखने बोलने में क्या तब्दीलियां करें? तो ये कई सारी चीजें हैं, मतलब थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये कि ये जो फॉर्मेट है सटायर का फॉर्मेट मेरे ख्याल से बहुत एक वो फॉर्मेट है जो कि सामान्य स्थिति में बहुत काम नहीं करता। सामान्य से मेरा मतलब है कि जैसे लोकतंत्र बहुत अच्छे से चल रहा है, सारे सारे इंस्टीट्यूशन बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और आदमी को जो संविधान में वो 2-3 चीजें कही गई है ना, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, इक्वालिटी और ये सारी चीजें, उसके इर्द गिर्द नेशन स्टेट काम कर रहा है। तो वहां पर आपको सटायर की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और नौबत ही नहीं आती, क्योंकि तो वहां पर जो सटायर होगा, जर्नलिस्टिक सटायर, वो उसमें वो दूसरे तरह का हो सकता है। वो एंटरटेनमेंट के फॉर्म में होगा कि लोग अपने अपने खुराक के लिए, दिमागी खुराक के लिए और मनोरंजन के लिए दूसरे तरह की चीजों का इस्तेमाल करेंगे। वो टेलीविजन का के कोई कॉमेडी फिल्म हो सकती है, कोई कुछ। जर्नलिस्टिक सटायर जो है उसकी जरूरत पड़ती है जब स्टेट इन सारी चीजों से थोड़ा भटकने लगता है, डाइवर्ट हो जाता है, और उसमें फिर ऑपरेशन या इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। जैसे हिंदुस्तान पिछले 7-8 सालों में जर्नलिज्म का जो माहौल है, हम लोगों ने इमरजेंसी तो नहीं देखी, इमरजेंसी के टाइम पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, हमने वो पढ़ा है, समझा, देखा है, लोगों के मुंह से सुना है कि तब केवल प्रिंट होता था, तो कैसे प्रिंट में एक एडवर्टीजमेंट के बहाने कुछ खबरें छापी जाती थी। उसका एक तरीका था, परोक्ष तरीके से बताई जाती थी। एडिटोरियल जो पन्ने थे वो ब्लैंक छोड़ दिए जाते थे, या फिर कहीं एक जगह हमने पढ़ा कि उसने टूटी हुई कलम की फोटो छाप दी, जो एडिटोरियल पन्ना था। तो वो एक तरीका था। तो सटायर वो तरीका है कि आप सीधे सीधे क्या बात कह रहे हैं, लोगों तक बात भी पहुंच रही है, और जिसको बात नहीं समझानी है, ये उस स्टेट के खिलाफ के खिलाफ एक मतलब से अपना विरोध दर्ज करने का सबसे बहुत स्मार्ट तरीका है। तो जब इस तरह की स्थिति पैदा, जैसे पाकिस्तान, इस मामले में मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि पाकिस्तान में इतने बढ़िया बढ़िया सटायरिस्ट हुए हैं, और उनमें से एक हैं अनवर मकसूद साहब, जो कि जिनका अगर किसी ने देखा हो लूज टॉक, तो मैं जब अपने को पाता हूँ कि मैं कहाँ से समझ रहा हूँ, कहाँ से सीख रहा हूँ, किससे मैंने, तो मैं लूज टॉक को हमेशा मेरे लिए वो एक आइडियल स्थिति थी। और कुछ दिन पहले अभी जब वहां पर फैज सम्मेलन था, जिसमें हमारे यहाँ से जावेद अख्तर साहब गए, और उनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, उसी आयोजन में अनवर मकसूद साहब ने कहा कि जो हमारा देश है वो नमक पैदा करने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। नमक पैदा करने के मामले में वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन नमक हराम पैदा करने के मामले में अभी भी नंबर 1 पर हम ही हैं। तो वो जो सटायर, उस चीज को कहने की जो उनकी और जो वो ताकत है, मैं सुन के हैरान रह गया। क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले, मतलब कब इस्तेमाल हुआ था, कब मैंने इस्तेमाल किया था एक लाइन, तो मुझे लगा कि इतनी सिमिलैरिटी उस लाइन में थी, उस लाइन ने मुझे खींच लिया कि क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में आता, और मेरे ख्याल से आकाश क्रिकेट से जुड़े भी रहे किसी न किसी तौर पे, हाँ, कमेंट्री से। तो क्रिकेट में एक किसी बॉलर का जिक्र आया था, तो मैंने कहा था कि सबसे तेज फेंकने के मामले में, बॉल फेंकने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं ये, लेकिन पहले नंबर पर फेंकने वाला अभी भी वही है। तो ये जो स्थिति है कि जब स्टेट ऑपरेशन, तो वो एक तो हो गया कि सटायर कहाँ काम करता है, वो इस तरह की परिस्थिति में काम करता है। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ इससे जुड़ी, वो है कि इसकी स्टाइल, इसके लिखन, तो मैं टीवी का आदमी, जैसे यहाँ पर जो हम 3 लोग हैं, इसमें आकाश की जो सटायरिकल जो स्टाइल है, जो शैली है, वो बहुत इवॉल्व है, बहुत परिष्कृत है। उसमें लेखन का एक हिस्सा है, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिंग का भी है, थोड़ा सा उसको एक्ट करने की भी कोशिश होती है, और बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उस तरह से कर पा रहे हैं तो वो, अगर मैं उसमें पूरी तरह से फेल था, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं लिख सकता था, मेरी समझ में नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूँ वो प्रिंट के लिए बहुत मुफीद था, कि लोग पढ़ के उसमें मजा लेते हैं।
वो पढ़ जो जो क्योंकि हम लोगों की मैंने जो सीखा, मुझे लगता है कि राग दरबारी से सीखा मैंने, या मैंने हरिशंकर परसाई से सीखा है, मैंने शरद जोशी से सीखा, तो वो लिखने की शैली थी। अब वो चीज यहाँ पर काम करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये विजुअल मीडियम है, वहां पर काम करेगी कि नहीं करेगी मुझे कतई नहीं पता था, एकदम नहीं पता था। तो बस, लेकिन एक चीज दिमाग में जरूर थी, और जो बाद में सही साबित हुई, कि जो ये यूट्यूब का मंच है, ये बहुत डेमोक्रेटिक मंच है, और ये बहुत बड़ा ऐसा मंच है जहां पर हर तरह के टेस्ट के लोगों के लिए एक 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 ऑडियंस मौजूद है, एक भूख है हर तरह की। अगर आप कुछ भी, लेकिन बस वो है कि वो उसमें कितनी यूनिकनेस है। तो एक तो आप अपनी यूनिक शैली जरूर विकसित करें, किस कोई एक काम कर रहा है तो उसके जूते में अपना पैर फिट करने की कोशिश ना करें, कॉपी ना करें। आकाश जो कर रहे हैं वो अगर हिट है तो ऐसा नहीं कि हम सारे लोग आकाश, ये फिल्म इंडस्ट्री का चलन हो सकता है कि एक फार्मूला फिल्म बनती है और उस पर 50 फिल्में बनाने लगते हैं हर आदमी वो, लेकिन यहाँ पर नहीं काम करे, क्योंकि ये जर्नलिज्म है, यहाँ पत्रकारिता है, और कहीं कुछ फॉर्मेट किसी की एक शैली विकसित हुई, किसी से एक उसकी पहचान जुड़ जाती है। तो उस लिहाज से मेरे लिए ये बहुत डिफरेंट वो था। मैंने टेलीविजन में काम किया शुरुआत के 2 साल, और फिर मुझे रियलाइज हो गया। तो ये अपनी क्षमता को भी समझने की का मसला है कि आप कहाँ अपने को फिट पाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं इस मीडियम के बनिस्बत प्रिंट में ज्यादा, तो मैंने उसके बाद अपने एक विकल्प तलाशा, तहलका में चला गया। तहलका में मैं लंबे समय तक काम करता रहा एज एडिटर, हिंदी तहलका मैगजीन तक मैंने काम किया वहां पर, ये वो। फिर लेकिन समय रहते आप उस जो बदलाव की प्रक्रिया है, जो बदलाव की स्थिति है और उसकी गति है, उसको समझते हैं। और वहां रहते रहते मुझे ये समझ में आ गया था कि जो गति है, जो जो स्पीड है, जो टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन है, जर्नलिज्म में भी वो होगा, उसको कोई टाल नहीं पाएगा। और वहां से फिर लगा, प्रिंट का दिन खत्म हो रहा था, टेलीविजन ऑलमोस्ट अपने बुरे रंग दिखाने शुरू कर चुका था। तब ये समझ में आया कि नहीं, डिजिटल वो जगह है जहां पर हमें जाना चाहिए, जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी जब असर अपना पूरा दिखाएगी, लोगों तक पहुंच बढ़ेगी, पेनिट्रेशन, तो वो डिजिटल मीडियम होगा। तो वहां से मैंने फिर से अपने कोर्स को चेंज किया कि ये एक काम है। तो मेरा फॉर्मेट ये था कि वो लिखने पढ़ने के स्टाइल में ज्यादा था, लेकिन वो वहां पर तो मैं बहुत सोच रहा था। जब हम टिप्पणी शुरू की, टिप्पणी का इनिशियल जो फॉर्मेट था, तो बहुत मैं विचार कर रहा था कि ये कैसे करेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उसमें इसकी कितनी जगह होगी। तो एक तब मेरे दिमाग में आया कि ये बाकी लोगों से कितना अलग हो सकता है। मुझे मालूम है मैं एक्ट नहीं कर सकता। मुझे तो अभिनंदन ने एक बार कह दिया कि यार, वो जो जब जब आप ओपन करते हो और क्लोज करते हो तो थोड़ा सा चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। वहां पर भी इतनी भद्दी स्माइल मेरे चेहरे पर आई कि कैमरे ने पकड़ लिया। तो वो उस चीज को भी अवॉइड करने की कोशिश की भाई। तो मैंने कहा, एक और आदमी फिर था मेरे दिमाग में जिसको मैं बहुत मतलब क्लोजली फॉलो करता, और किसी चीज से नहीं, उसकी डिलीवरी के अंदाज से। वो है एक कवि हैं हरियाणा के। अगर उनके कुछ वर्ड्स में बता दूं तो शायद पकड़ ले लोग। मेरी घरवाली ने कहा, ये शर्मा है, क्या नाम है पूरा, मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, शर्मा जी। तो सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र सुरेंद्र शर्मा। शर्मा तो उस शैली को मैंने एकदम बड़ा सीधे मुंह से मतलब, बोलते हैं। जी 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 जी। तो सुरेंद्र शर्मा की जो शैली थी, मुझे लगा कि इस स्टाइल में अगर कोई न्यूज कुछ फ्लैट मुंह से, जो एक्ट नहीं कर सकता, जो और कुछ नहीं कर सकता, वो न्यूज को लिख सकता है सैटारिकल वे में और उसको प्रेजेंट कर सकता है क्या। तो वहां से एक वो शैली थी, मुझे लगा कि उस पर एक्सपेरिमेंट करना। तो इस तरह से ले दे के एक स्टाइल बनी, ताकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें एक और यूट्यूबर आ गया तो क्या अंतर किया, करता होगा, लेकिन एक समय लगेगा। तो आपको अपने को, जब आप इसमें आए, तो अपनी यूनिकनेस के साथ, अपने कंटेंट के साथ अलग से एक दर्ज कर पाए, लोगों की निगाह में, लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में दर्ज कर पाए कि हाँ, एक ये कुछ है जो अलग है। तो हमने फिर ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट सोचा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट था हमारा। और वो ये नहीं कि बहुत कैलकुलेटेड था, वो हमारे रिसोर्स की लिमिटेशन, हमारी मजबूरी और हमारी जो सीमाएं थी, उसके अंदर एक फिट बैठ गया। क्योंकि हमारे पास पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग का एक ऑलरेडी अवेलेबल एक स्पेस था, जिसका बैकग्राउंड ब्लैक था, जो जो साउंड अब्जॉर्बर्स होता है, वॉल पे लगा होता।
और वो हमने ब्लैक एंड व्हाइट पे जब देखा उस बैकग्राउंड को, तो वो इतना खूबसूरत लग रहा था ब्लैक एंड व्हाइट पे, तो ये समझ में आया कि ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में करते हैं। ये मैं इसलिए सारा बता रहा हूँ कि कैसे एक शो बनता है और कैसे बन के और अपने अंतिम रूप में सामने आता है। तो जरूर ये कोशिश करें कि आप जो बना रहे हैं वो थोड़ा सा हटके हो, उसका कंटेंट एकदम किसी से कॉपी पेस्ट जैसा ना लगे, अलग तरीके हो। तीसरी बात जो लेखन की तीसरी बात जो नवीन, आप लेखन की बात कर रहे थे, लेखन का ये है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि लेखन में बहुत कुछ नैसर्गिक होता है। कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग सैटायर लिख पाते हैं, कुछ लोग सामान्य चीजें लिखते हैं, कुछ लोग फ्लैट चीजें लिखेंगे, कुछ लोग कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए इस सीमा को भी अपने समझने की जरूरत है और इसको विकसित किया जा सकता है। जैसे मैं ही आज हूं, मैं जब 2008-9 के अपने फेसबुक पोस्ट देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये मैं लिख रहा था, ये ऐसे मैं सोच रहा था उस समय। आर्ट तो आप पॉलिश भी करते हैं, अपने को इवॉल्व करते हैं, अपनी लेखनी आपकी बदलती है, समय के साथ बदलती है, उसमें धार आती है या और चीजें, आप पॉलिटिकली अवेयर होते जाते हैं। उस समय आपने जो बातें कही होंगी आज की तारीख में आपको लगता है कि नहीं ये मेरी गलत, मैंने ही अपने को कितना परिमार्जित कर लिया, बदल लिया होगा सोच के हिसाब से। तो उसको पॉलिश करने की जरूरत है जरूर। और अगर सैटायर में जा रहे हैं तो निश्चित ये बहुत साधारण सी बात है कि मैं सबको कहता हूँ, लोग पूछते हैं मुझसे हमेशा कि ये आपकी सबसे अच्छी किताब क्या है। मैं जब सैटायर नहीं लिखता था तब भी मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट किताब थी। 2-3 किताबें जो मैं बहुत उससे समझता हूँ कि लोगों को पढ़नी चाहिए। अगर आपको सैटायर के साथ, कमेंट के साथ, तंज के साथ पॉलिटिक्स को समझना है तो राग दरबारी मैं कहता हूँ आप सबकी जरूर पहली किताब होनी चाहिए जो पढ़ें आप। राग दरबारी अगर आप लोगों अंग्रेजी भाषा में मूल रूप से किसी अंग्रेजी लेखक ने लिखी होती तो वो दुनिया की सारी बड़ी साहित्यिक कृतियों को जो सम्मान है वो उसको मिले होते। मुझे पर्सनली लगता है वो इतने बड़े दर्जे पर लिखे गए और एक आख्यान है राजनीति का, जो अपनी हर लाइन में एक तंज एक वो करते हुए और समाज के का जो विद्रूप होता है ना उसके अंदर की जो 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 जिसको कहते हैं ना कि वो ग्लोरीफाई करके ऊपर से वो, और आहा खूबसूरत ग्राम्य जीवन को जिस तरह से उसको विद्रूपताओं को सामने लाती है। तो राग दरबारी है इस तरह की किताब। जैसे हरिशंकर प्रसाई के जितने पॉलिटिकल कमेंट हैं ये मैं पढ़ता रहा। तो पढ़ना बहुत जरूरी है अगर इस विधा में आपको काम करना है। आपको सबसे बड़ी जरूरत है कि इसके सेंटेंस फॉर्मिंग क्या है। सैटायर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वाक्य रचना कर सकते हैं कि नहीं आप। उस वाक्य रचना में जिसमें 10 शब्दों में आपको कौतुक उत्पन्न करना है, चमत्कार उत्पन्न करना है, हंसी उत्पन्न करनी है, तो वो सेंटेंस की संरचना एकदम अलग तरीके से होती है बजाय सामान्य कोई बात कहना या फ्लैट न्यूज करना। तो वो तब होगा या तो आपके अंदर कुछ नैसर्गिक प्रतिभा हो और आपका नेचुरल रुझान हो कि आपने लगातार ऐसा कंज्यूम किया है, ऐसा साहित्य पढ़ा लिखा है, तब होता है। दूसरा तरीका उसका है कि आप खुद उसकी तरफ जाएं, पॉलिश करें अगर आपकी इच्छा है ये वो। लेकिन ये लिमिट हमेशा रहेगी कि सारे लोग ये काम नहीं कर सकते। बहुत सारे काम मैं नहीं कर सकता, बहुत सारे काम नवीन और आकाश आप लोग भी नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जिसमें आपको लगता है कि ये सबसे अच्छे से कर सकता हूं, तो आप सारे लोग यहाँ जितने लोग हैं उनको भी ये समझने की जरूरत है कि सबसे पहले उस ताकत को, उस क्षमता को अपने अंदर की आइडेंटिफाई कर लें और फिर सारा जोर उस दिशा में लगाने की जरूरत है। और बहुत जरूरी बात अतुल ने कही है और मुझे लगता है कि लेखन को लेकर लगभग सारी चीजें अतुल ने साफ कर दी हैं। आकाश, इसको थोड़ा सा हम और दायरे को बड़ा कर देते हैं और इसको उस तरफ ले जाना चाहते हैं कि उसके बाद हम सवाल जवाब पर आ जाएंगे कि जिस माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं, नफरत का माहौल है, एंटी मुस्लिम या एंटी माइनॉरिटी कह दें या एंटी दलित एंटी आदिवासी कह दें, या जातियों के बीच भी बांटने की कोशिश है, तो उसमें जाकर काम करना, लिखना, प्रेजेंट करना, उसके अपने क्या क्या, पहले तो ये कि क्या ये किया जा सकता है, किया जा सकता है तो कैसे किया जाए, और कर देने के बाद या कर देने से पहले भी इसके खतरे क्या है, कितनी हिम्मत की जरूरत है। ऑब्वियसली ये तो काफी
इम्पोर्टेंट सवाल है। उसको आंसर करने से पहले बस मैं अतुल जो कह रहे थे उस पर एक टिप्पणी करूंगा मैं। टिप्पणी करूंगा। तो अतुल को लगता है दैट वो सीधे बात करते हैं, एक्टिंग नहीं आती है, एक्सप्रेशन नहीं आता है। मुझे मेल आते हैं, मेरे ऊपर टिप्पणी होती है कि यार इतना फुदकते क्यों हो, सीधे मुंह क्यों नहीं बात करते हो, इतना आंख घुमा के मुंह टेढ़ा के क्यों बात करते हो। कहने का मतलब ये है कि एंड आयरनी ये है कि अतुल्स बेस्ट अभी तक जो एपिसोड हुआ है, मेरे ख्याल से वो इंटरनेट भी बहुत ब्रूटल है, सबसे वायरल एपिसोड भी जो हुआ है, आई एम सॉरी ऑल टू द पीपल प्रेजेंट, बट इट इज द एपिसोड दैट ही डिड जिसमें व्याख्या किया था चूतिया शब्द पर, और उसकी एटमोलॉजी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। माने इट इज अ पीस द रेजिस्टेंस कि माने क्या क्या रिसर्च है और क्या डिलीवरी है, और एकदम स्टोकैटो टोन में वो डिलीवर हुआ था। इतना कंट्रोवर्शियल एक शब्द है वो, जब एक मुख्यमंत्री ने उस शब्द का उच्चारण किया था तो उसके बाद उसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। जो स्टाइल आपका है वो आप जेन्युइनली खुद ही डेवलप करोगे। मैं कहूंगा सबसे कि आपकी जो इंटरेस्ट है और जो आपका स्टाइल है वो आप यूनिक ही रखिए, क्योंकि किसी को ज्यादा दिन तक आप कॉपी नहीं कर पाओगे। और जो इंटरनेट है ना, काफी ब्रूटल होता है। मैं पहले सोचता था कि टीवी भी बहुत ब्रूटल होता है, कि अगर एंकर अच्छा है तो दिख जाएगा, एंकर खराब है तो दिख जाएगा। फिर मुझे ऐसे ऐसे एंकर दिखे टीवी टुडे में। छोड़ो, लेट्स नॉट गेट देयर। तो लेकिन द फैक्ट इज दैट इंटरनेट पर आपका मास्क बहुत जल्दी उतर आएगा, क्योंकि लोग दो सवाल पूछ लेंगे, लोग आपका मैंने छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं ना, और इतनी बारीकी से देखा जाता है। सो बी नेचुरल, बी योर सेल्फ, और जो आपका पैशन है उसको फॉलो करिए, और उसी में ही बेहतरी दैट्स द थिंग। अब आते हैं असली मुद्दे पर, जो सवाल है कि खतरा कितना है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हर दिन आप देखते हो कि कहीं रेड पड़ रही है, किसी के ऊपर नोटिस आ रहा है, और ये एक सिस्टम से हुआ है। बड़े पब्लिशर, फिर छोटे पब्लिशर, इस सिस्टम से चल रहा है, और अब इंडिविजुअल्स की बारी है। 2023 2024 मेरे जहन में कोई डाउट नहीं है दैट अब इंडिविजुअल यूट्यूबर्स की बारी आएगी। इसमें सरकार ने न्यू डिजिटल सोशल मीडिया रेगुलेशंस, गाइडलाइंस भी करके रखे हैं। आपका ग्रीवांस रिट्रेसल ऑफिसर भी होना चाहिए। बेसिकली आपको कागजी कार्रवाई में ही दबाने की कोशिश है। उसके ऊपर अगर अपने अकाउंट्स क्लियर नहीं रखे तो वहां फंसोगे, और अगर आपने कभी रिलीजियस सेंटिमेंट्स वगैरह कहीं हर्ट कर दिए तो उसमें फंसोगे। एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एडवोकेट, एज अ अवेयर सिटीजन, आपको कुछ चीजों, आप हर चीज तो काउंटर नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। अगर आपको कटाक्ष करने का मन है, सवाल उठाने का मन है, तो आपको अपना घर तो सबसे ज्यादा साफ रखना पड़ेगा। मैं इससे ये नहीं कह रहा हूं कि आप बच जाओगे, लेकिन कम से कम थोड़ी तो प्रिकॉशन मिलेगी। लड़ सकते हैं बाद में फिर। हाँ, जैसे मेरा सीए कहता है कि अगर आईटी डिपार्टमेंट आपके यहाँ आ रही है, मैंने उनको कुछ तो चाहिए होगा, नहीं तो बने अनलेस अनटिल इट इज वेरी ब्रेजन और उनको अपनी बेइज्जती करानी ही है, उनको कुछ चाहिए होगा। आज के डेट में यह है कि अगर आप पर कुछ भी मिलेगा उसको बहुत कुछ बना दिया जाएगा। तो हमने जो सबसे पहला काम किया था देशभक्त में, कि भैया पूरा सोर्स लगा के, एड़ी चोटी का जोर लगा के एक अच्छा सीए पकड़ा, कि हमारे अकाउंट्स एकदम क्लियर रहे। क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि हमारे अकाउंट्स कल खुलेंगे, तो हम उसी मोड पर काम करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कल हमारा लैपटॉप सीज होगा, हम उसी मोड पे काम करते हैं। और लोग कहते हैं अरे यार तुम इतना, मैंने कहा यार मेरे लैपटॉप पे क्या मिलेगा, मैं तो सोशल मीडिया पे इतना बग देता हूं, सामान वहां ज्यादा मिल जाएगा, लैपटॉप पे कुछ नहीं मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए दैट योर लाइफ इज ओपन टू स्क्रूटनी। अगर आपको सवाल पूछने का शौक है तो ये सैक्रिफाइस आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज, जितने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, जितने ज्यादा मोजो जर्नलिस्ट्स होंगे, उतना ज्यादा परेशानी, जैसा मैंने आपको बिगनिंग में भी बोला। तो दिक्कतें हैं, लेकिन एक गिरेगा तो 5 और आएंगे। वही तरीका है कि हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो न्यूज लॉन्ड्री ने आकाश को सपोर्ट किया, आकाश ने 2 क्रिएटर्स और को सपोर्ट किया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, शायद 5 यूट्यूब चैनल्स यहां से अगले 1 साल में आ जाएं। तरीका बस वही है, डेंजर बिल्कुल रहेगा, ये मान के चलिए।
दुख की बात अब मैं आपको बताता हूं। दुख की बात यह नहीं है कि कल आप पर गाज गिरेगी, दुख की बात है यहां सटायर की बात हो रही है, पत्रकारिता की बात हो रही है। कितने लोगों को फर्क पड़ रहा है आपकी पत्रकारिता के से या आपके सटायर से, सवाल यहां उठता है। और आपको जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, अपने मन को मनाना होगा कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो मैं सवाल पूछना का जुनून है, ये जो मुझे पत्रकारिता का जुनून है, इससे कितने लोगों पर प्रभाव पड़ता है। वो नंबर ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली आज उतने नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी आंखें बंद कर दी है। लेकिन वो आंखें खुलेंगी, कभी ना कभी खुलेंगी, आपको ये देखना है। और ये चीज हम हमेशा इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और इसमें भी मैं बेशरम हूं। क्या बिकता है, क्या दिखना चाहिए, बिकना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि मैं तो सिर्फ रिपोर्टिंग करूंगा एकदम हार्डकोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और पॉलिसी रिसर्च पेपर गया चैनल, या फिर मैं बोलूं नहीं मैं तो वही काम करूंगा जो बिक रहा है, तो मैं भी हिंदू मुस्लिम कर दूं, एंटरटेनमेंट कर दूं, वो कर दूं। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज, हम दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक पठान पिक्चर है, हमने पठान पर 3 वीडियोस बनाए हैं, लेकिन पठान पिक्चर पर 3 वीडियो नहीं बनाए, पठान पिक्चर के पॉलिटिक्स के पीछे। एंड एक वीडियो तो एक्चुअली ये है कि भाई हाउ पठान वाज एन एक्ट ऑफ रिबेलियन, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज लिखने लगा कि हम तो पठान खुंदस में देखने गए थे, और वो ऐसे हजारों मैसेजेस हैं हमारे पास। तो हमने एक एपिसोड बनाया कि हाउ पठान बिकेम अ 1000 करोड़ मूवी बिकॉज इट वॉज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ रिबेलियन। तो हमने वहां सोशल और पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड भी ढूंढने की कोशिश की एक मूवी के अंदर। तो आपको ये, आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं कि सटायर लिखना है आपको, सटायर वो एक खुंदस होती है, कुछ लोगों में आती है, आती नहीं आती है, बट आप लोगों को ये फोकस करना है। एंड दिस इज समथिंग दैट कैन बी लर्नड इज how do I put my content, how do I put my expertise in a consumable manner, कि अगर पोल्यूशन से लोगों को एनवायरनमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, मैं उनको कैसे समझाऊं या मैं उनको शॉक कैसे करूं जिससे उनको फर्क पड़े, कि मैं क्लिक बेट कैसे टाइटल बनाऊं जिससे उनको फर्क पड़े। फॉर इंस्टेंस, अगेन बेशर्मी की बात है, क्लिक बेट को बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, क्लिक बेटी है। और ये मैं बहुत बढ़िया एक चीज मैंने पढ़ी, क्लिक बेट गलत नहीं है। अगर आपने कंटेंट बनाया है तो उसको क्लिक बेटी बनाइए। क्लिक बेट तब गलत होता है जब आप बेट करते हो लेकिन कंटेंट नहीं होता है। तो यू हैव टू फाइंड द बेस्ट पार्ट ऑफ योर कंटेंट और द बेस्ट हुक ऑफ योर कंटेंट एंड मेक समथिंग विच इज अपीलिंग। सो रिमेंबर, मेकिंग थिंग्स सिंपल, थोड़ा सा डमिंग डाउन अगर आपको कहना है कर लीजिए, लेकिन अगर आपका मैसेज वाइडर ऑडियंस के पास जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज द यंगर ऑडियंस अनफॉर्चुनेटली एक सिंपल तरीके से, एक एंटरटेनिंग तरीके से, एक इंफॉर्मेटिव तरीके से, एक नॉन प्रीची तरीके से इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना चाहता है, तो आपको देना पड़ेगा। और जैसा कि लर्निंग कर्व की मैं बात कर रहा हूं, जब 4-5 साल पहले मैंने न्यूज लॉन्ड्री में थोड़ा सा फ्रीलांसिंग किया और उसके बाद अपना चैनल बनाया, तो हम कटिंग एज थे। आज हम कटिंग एज नहीं है। कटिंग एज तो 1 मिनट कंटेंट हो गया है। आजकल तो लोग लॉन्ग फॉर्मेट देख ही नहीं रहे, कम हो गया है। तो आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली रीइन्वेंट करना पड़ेगा। अब मैं ये सोचूं कि नहीं यार 1 मिनट में कैसे दे सकता हूं, हमारा तो 18 मिनट का कंटेंट होता है, वो भी 3 दिन रिसर्च करके निकलता है। आप सोचते रहिए, जिसको देखना है 1 मिनट कंटेंट वो तो देख रहा है। आइदर यू चेंज और यू सफर। तो आप सही, पूरी दुनिया गलत होगा मे बी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो चेंज हमें ही करना पड़ेगा। सवाल आप में से कोई पूछना चाहता है, आगे आ जाइए। बैठिए। जी गुड मॉर्निंग। मेरा मॉर्निंग। एक सवाल, जो आप लोग मतलब जो भी एपिसोड बनाते हैं, मैं काफी देखता भी हूँ, तो उसमें रिसर्च का क्या रहता है? मतलब किस तरीके से आप रिसर्च करते हैं, क्या उसका बेस रहता है? अतुल, मोस्टली मैंने देखा है आप न्यूज़पेपर का ही ज्यादा रेफरेंस देते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह ज्यादा reference देते हैं। ये सवाल बार बार आएगा, ये कभी पीछा ही नहीं छोड़ता है। रिसर्च तो हम, जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो हमारे एक सहयोगी है, हमारे रिसर्च ही करते रहते हैं वो। और खासकर जो काम है हमारा टेलीविजन की न्यूज के ऊपर कमेंट्री, तो वो अगर
हमें करना पड़ जाए या किसी एक आदमी को करना पड़ जाए तो वो शायद अगले कुछ दिनों में इंसेन हो जाएगा, आदमी अपना संतुलन ही खो बैठेगा। तो टेलीविजन को, लेकिन रिसर्च के लिए एक सहयोगी है, और रिसर्च सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कम से कम आप अवेयर होंगे अपने अगल बगल की स्थितियों से, इतिहास भूगोल से, उसके जिस पर आप कमेंट कर रहे हैं, तो आप बेहतर लिख पाने की, बेहतर कमेंट कर पाने की स्थिति में होते हैं। तो इसलिए रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं, हमारे यहाँ एक टीम है, टीम मतलब मेरे साथ जो काम करती है, एक उसमें रिसर्च के लिए एक अलग से व्यक्ति हैं, तो वो करते हैं। और आमतौर पर रिसर्च का जो पूरा प्रोसेस होता है, कोई ऐसा बहुत वो नहीं होता, उसकी अपनी टेक्निक्स होती हैं जो कि रिसर्चर फॉलो करता है, और टॉपिक्स जरूर डिस्कस हो जाते हैं कि जैसे इस हफ्ते का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण विषय है जो, उस पर हमें इस हफ्ते कमेंट्री करनी है, तो उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं, अतीत में क्या हुआ है, उस पर कोर्ट में कभी गया है ये मसला, किस तरह की स्थितियां उस पर हुई, किस तरह के विवाद उस पर रहे हैं, वो सारी चीजें मिला के, तो एक रिसर्च का किसी भी इसमें इस तरह के उसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। मेरे साथ एक चीज ये है, फायदा रहता है कि मैं वीक में एक बार करता हूँ। उन लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा हेक्टिक होता है जो डे टू डे बेसिस पे करते हैं, हर दिन शो कर रहे हैं या 2 दिन में 3 दिन में शो कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि रिसर्च भी करना है और एक्यूरेट भी रहना है, खासकर जिस तरह के खतरे हैं, जिस तरह का इस समय वो है कि भाई आपके ऊपर इनकम टैक्स वाला भी बैठ सकता है, अकाउंट भी आपके खंगाले जा सकते हैं, भावना आहत हो गई किसी की और ये हो गया तो पुलिस वाला भी आके बैठ सकता है। तो उसमें सतर्कता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब मैं जब ये कह रहा हूँ सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो मैं जर्नलिस्टिक सतर्कता की बात कर रहा हूँ। मैं पैरानॉइड होके दिमाग में अपने कोई डर बिठा के और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को किसी खांचे में या किसी ककून में कैद कर लेना, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको अपनी बात तो कहनी ही पड़ेगी। तो जर्नलिस्टिक सतर्कता इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप जो फैक्ट कह रहे हैं वो फैक्चुअली एकदम दुरुस्त हो, हिस्टोरिकली प्रूवन हो, ठीक ठाक हो। ये सारी चीजों के साथ इसको रखने की जरूरत है। अच्छा, तो आप जॉर्ज सोरोस के वो शार्प शूटर नहीं हो, इसका मतलब है फैक्ट आप वन ऑफ द मैंने लॉट ऑफ से पीपल से, अच्छा तो तुम तो अभी तक बचे हो। आई थिंक द ओनली रीजन अभी तक हम बचे हैं, जबकि उसकी कोई गारंटी नहीं है, इज दैट हम रिसर्च पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अब जब मैं रिसर्च पर ध्यान देते हैं तो हम तो वी ओपनली सेज दैट हम जर्नलिस्ट नहीं हैं। मैं एक सटायरिस्ट हूं, मैं कमेंटेटर हूं, और हमारा जो काम है इज बिल्ट ऑन द बैक ऑफ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जो करते हैं हम उसको और आगे बढ़ाते हैं। उसको हम रिटर्न कैसे करते हैं? कोशिश यही करते हैं कि जब भी हम किसी न्यूज़पेपर को कोट करते हैं तो उसका पिक्चर दिखाते हैं। अगर हम कभी ट्वीट करते हैं तो हम बहुत सारे जो वेब पोर्टल्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं। और ये समझना कि ये वाला पब्लिकेशन सही काम कर रहा है, इसमें एजेंडा नहीं है, इसमें डेटा सही है, ये समझना और इसको डिस्टिल करके एक आसान भाषा में परोसना, ये एक कला है जिसको हम शार्पन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंटरनेट पर आपको मिलेंगे जो लोग ओरिजिनल रिसर्च कर रहे हैं, सबसे डिफिकल्ट जॉब है। उसके बाद मैं बोलूंगा जो लोग वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रैक कर रहे हैं, न्यूज को ट्रैक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन 5 जगह से लेकर डिस्टिल करके एक एपिसोड बना रहे हैं, वो दूसरा पड़ाव है, लेवल है, लेसर डिफिकल्ट देन ओरिजिनल जर्नलिज्म ऑब्वियसली। और एक तीसरा है विच इज ओनली ओपिनियन पीस। मैं आपसे कहूंगा कि उसको अवॉइड करें, ओनली ओपिनियन पीस को अवॉइड करें। कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस। अभी लोग तो देख रहे हैं, मान रहे हैं, चल रहा है, बट आई डोंट थिंक वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगा। ओनली ओपिनियन। कोशिश हमारी ये रहती है कि अगर हम किसी चीज पर ओपिनियन रख रहे हैं तो उसी के साथ साथ डेटा भी दे रहे हैं। सो सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ कमेंट्री इज ओपिनियन प्लस डेटा। ओपिनियन प्लस डेटा, उस पर फोकस करिए। और अगर ओरिजिनल जर्नलिज्म कर रहे हैं देन तो देयर इज नथिंग लाइक इट। दैट इज द ऑफ कोर्स द बेस्ट
और अगर आप ओरिजिनल रिसर्च कर रहे हैं और उस ओरिजिनल रिसर्च करने के बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ मुझे सपोर्ट चाहिए, सो प्लीज हेल्प मी, चाहे आपका पेट्रियन पेज हो या चाहे रेजर पे हो, वो आप देखिए, बट प्लीज इंश्योर दैट आप एक सीए हो जो आपको बता दे कि आप क्या कर रहे हो। आप अगर फॉर प्रॉफिट हो तो उसके अलग रूल्स हैं, अगर आप एनजीओ हो, नॉन फॉर प्रॉफिट हो, तो उसके अलग रूल्स ऑफ टैक्सेशन है और पेपर वर्क है। ये सब चीजें पहले से सॉर्ट करके काम शुरू करिए। देशभक्त पर हमने वेरी क्लियरली एकदम डे 1 पर डिसाइड कर लिया था कि हम एनजीओ नॉन प्रॉफिट रूट पर नहीं जा रहे हैं, वी आर फॉर प्रॉफिट। एक एक पैसा जो भी हमें मिलेगा उसका पूरा टैक्स भरा जाएगा। सो ये सारी चीजें यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सर मेरा सवाल ये है कि काम करते करते मतलब हमें कई बार महसूस होने लग जाता है कि हम एक ही चीज तो नहीं परोस रहे, और मतलब फिर खुद को, मतलब जरूरी नहीं है कि ऑडियंस से, खुद को लगता है कि शायद मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, या मतलब उससे कैसे निपटा जाए? ये दोनों से है। अतुल, आप बोलो आकाश। सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत 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 वैलिड सवाल है। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, हर दूसरे कंटेंट क्रिएटर के पास ये उसके जहन में आता है। इसमें मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो न्यूज क्रिएटर्स हैं, कम से कम उनके लिए एक तरफ से अच्छी खबर यह है कि इतना सियाप हो रहा है हमारे देश में कि खबर की कभी कमी नहीं रहती है, चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो, चाहे बॉलीवुड में हो या पॉलिटिक्स में हो। बट बिल्कुल सही बात है कि, और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे हैं एंकर्स, ऐसे हैं लोग जो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे कि बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स भी एक ट्रैप में फंस जाते हैं, तो लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि इससे तो यही मिलने वाला है। ये साइकोलॉजी समझनी भी जरूरी है कि आप कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें लोगों को दें। उससे क्या होगा, आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ पीपल सेड अरे यार ये तुम बॉलीवुड मूवी रिव्यूज क्यों करने लगे? तो हमने कॉन्शियस कॉल लिया था, क्योंकि हम एक सोशल पॉलिटिकल सैटायर प्लेटफॉर्म है। कोई भी चीज जो सोसाइटी पर इंपैक्ट करती है और उसका कोई पॉलिटिकल निष्कर्ष होता है, और जो कि हमारे बॉलीवुड में ठूस ठूस कर है, तो हम राम सेतु को भी रिव्यू करेंगे, हम पठान को भी रिव्यू करेंगे, हम कंगना रनावत के फिल्मोग्राफी पर भी रिव्यू करेंगे, और हम अक्षय को भी रोस्ट करेंगे जब उसकी 10 पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं। तो हम पॉलिटिक्स से फिर साइड में शिफ्ट करके हमने सोशल इश्यूज पर भी बात किया। तो अगर आपका एक नीश भी है, उस नीश में भी आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, नॉट बिकॉज सिर्फ लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपको भी अलग अलग फॉर्मेट्स ट्राई करके अपने आप को रीइन्वेंट करने की जरूरत है। और इसमें एक चीज ऐड करूंगा, ये चीज हमें बहुत पहले सिखाई गई थी और उसको मैंने गांठ बांध के रखी है। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैं अपना काम कर रहा हूं, दुनिया अपना काम कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम कर रही है, ट्रेंडिंग न्यूज अपना काम कर रही है, मैं अपना काम। उससे होगा क्या, आप सोचिए कि एक बड़ी सी नदी जा रही है और आप एक छोटा सा कनाल हो, एक ट्रिब्यूटरी हो। आप कभी वो इंपैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बड़ी सी नदी तो बहती रहेगी और आप साइड में एक ट्रिब्यूटरी हो गए। आपको ये देखना है कि आपका नीश उस ट्रिब्यूटरी के, वो ट्रिब्यूटरी उस नीश पर कैसे जाएगा, और आप अपनी नैया उस बड़ी स्ट्रीम पे कैसे। तो कोई अगर फाइनेंशियल क्रिएटर है तो वो इमीडिएटली अदानी के इशू पर जंप करेगा और फिर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर देगा, क्योंकि वही ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब वो बोलेगा नहीं यार, इस महीने मैं तो पर्सनल फाइनेंस पे था, मैं अडानी पर क्यों बोलूं। लेकिन एक्सपेक्टेशन भी होती है लोगों की कि आप अगर इस नीश में हैं तो आप इस पर बोलोगे। स्पोर्ट्स में अगर कोई कंट्रोवर्सी हो रही है जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया से टेक्निकली बाहर है, लेकिन विराट एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंस गए या कोई एड की कंट्रोवर्सी में फंस गए, तो आप बोलोगे उस पर, क्योंकि उस पर आपकी एक्सपर्टीज है। तो इससे क्या होता है, कंटेंट डाइवर्सिफिकेशन भी थोड़ा सा होता है और आपको भी थोड़ी सी राहत मिलती है, वही एक चीज जो आप बोले जा रहे हो उससे अलग शिफ्ट करने की। अतुल, इसमें तब चैलेंज ज्यादा बढ़ जाता है जब एक ही इशू पर आपको बार बार कंटेंट बनाना पड़ता है। जैसे किसान आंदोलन, तो आपको कई बार कंटेंट बनाना पड़ता है। जैसे सीए एनआरसी मूवमेंट, तो आपको कई बार कंटेंट बनाना पड़ता है। तब ये ऐसे बहुत सारे मूवमेंट होते हैं या घटनाएं होती है, हाथरस हुआ था। तो ऐसे में चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आप कैसे अपने आप को रिपीटेटिव होने से बचाएं। तो फिर क्या किया जाए इसमें? मुझे लगता है कि जो जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, चाहे वो सीए एनआरसी का मामला रहा हो या किसानों का आंदोलन रहा हो या फिर हाथरस, वो स्थितियां कई बार बल्कि आसान होती हैं
बनिस्बत कि जब कोई इस तरह का बड़ा घटनाक्रम ना रहो। ये इतने बड़े घटनाक्रम थे कि आप अगर इस पे बार बार भी कुछ कर रहे हैं तो हर दिन आपके पास कुछ ना कुछ नया देने के लिए होता था, क्योंकि वहां हर दिन इतना कुछ घट रहा होता था। चाहे आप किसानों के आंदोलन में चले जाएं, इतने रंग, इतने कलर, इतने फ्लेवर वहां पे मौजूद थे कि आप हर दिन कुछ ना कुछ दे पाने की स्थिति में थे। मतलब कि आपका जो कंटेंट का इनपुट था वो उसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है वहां पे। ये चीज आप CANRC, तो ये बहुत बड़े स्तर के जो थे। या फिर आपने हाथरस का जिक्र किया, तो वहां पर भी जब तक वहां पर लोग, मतलब मीडिया का कवरेज, हालांकि थोड़ा देर से हुआ, वो बहुत पहले होना चाहिए था जब बहुत सारी स्थितियां हाथ से निकल गई तब हुआ। इसके बावजूद जब आप एक बार इन्वेस्टिगेशन में घुसे वहां पर, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल रहा था, है ना। तो मेरा ये मानना है कि वो फिर भी आसान होता है बनिस्बत जब कुछ नहीं हो रहा होता है, तब आप ज्यादा रिपीटेटिव हो जाते हैं। दिक्कत वहां पे होती है, जैसे सामान्य उस चल रहा है, कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं, कहीं कुछ हो रहा है, कोई कुछ बड़ी कोई धरना या विरोध प्रदर्शन सरकार की नीतियों को लेकर नहीं चल रहा है, तब ज्यादा दिक्कत होती है। तो और ये वही स्थिति है कि तब आपके सामने चुनौती होती है, अपने को आप लगातार मतलब क्रिएटिव तरीके से कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, अपने फॉर्मेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने कंटेंट को कैसे नया बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी बातें आकाश ने जो कही, उससे मैं एग्री हूँ कि आप कंटेंट का डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, क्या चल रहा है उसमें। जरूरी नहीं कि हम किसी कुछ चीजों को लेकर बहुत सिनिकल नजरिया रखें, सिनिकल रवैया रखें कि हम तो केवल राजनीति पर ही बात करेंगे, हम फिल्मों पर बात नहीं करेंगे, हम खेल पर बात नहीं करेंगे, हम फलाना पर बात नहीं करेंगे। तो बहुत सिनिकल रवैया भी नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने रास्ते बहुत संकीर्ण, अपने रास्ते संकरे करते जाएंगे, और फिर आप एक टाइम पे आके रिपीटेटिव होते जाएंगे, या फिर लोगों को बोझिल लगने लगेगा। तो इसलिए जरूरी है उससे कि उस कंटेंट में डाइवर्सिटी हो, और बहुत सारी चीजों को आप समझें, उसको देखने की कोशिश करें, उसको उसके बारीकियों को समझने की कोशिश करें, मुद्दों को, और उसको शामिल करने की कोशिश करें। तो बाकी बहुत डिटेल में आकाश ने ऑलरेडी कहा है, उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक चीज ऐड करूंगा यहाँ। दो जरूर। एक दो चीजें जो सीखने को मिली हैं, जो आपसे शेयर करूंगा। पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक ऑनलाइन एक कॉन्क्लेव हुआ था, तो वहां मुझे इनवाइट किया गया था। तो मैं एक रेस्टोरेंट में शाम को खाना खाने गया था। वहां एक बंदा मिला, कहता है, अरे आकाश देशभक्त बहुत बढ़िया, मैं आपको बहुत देखा करता था। तो अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा यार। यार ऐसे कोई बोल देता है बहुत देखा करता था। मैंने कहा यार क्या हुआ है, कंटेंट कितना खराब हो गया है? बंदा बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, जस्ट दैट बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई, मैंने छोड़ दिया देखना। और आपके और मेरे लिए IT रेट से ज्यादा खतरनाक ये चीज है कि लोग अपनी आशा छोड़कर नेगेटिविटी देखकर बोले यार जाओ, देखना ही नहीं है। इसीलिए अगर सटायर भी नहीं, लेकिन अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग रखना बहुत जरूरी है। हमें एकेडमिक वर्ड को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होगा। और हमें जो लगाव है ना कि हम सीरियस काम कर रहे हैं, हम सीरियस तरीके से बोल रहे हैं, अरे जनता नहीं चाहती इतना सीरियस, उनकी जिंदगी में बहुत कष्ट है ऐसे में ही। उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैनर में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉमेडी बना के दो, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, शॉर्ट लॉन्ग फॉर्मेट एक्सपेरिमेंट करके देखो कि वो इंफॉर्मेशन कैसे कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। मैं ऐसे ही मतलब एक पर्सनल लेवल पर शेयर कर रहा हूँ। जैसे कुछ समय पहले मेरी दिलचस्पी जगी मोटरसाइकिलों में, तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा, तो मेरी मोटरसाइकिल में इतनी जानकारी हो गई कि लगा कि मैं मोटरसाइकिल पर क्यों नहीं एक रिव्यू शो शुरू कर दूं। लेकिन फिर वही बात है ना कि आप अपने आप में इतना बंद जाते, लगा मैं मोटरसाइकिल शो करूं, लोग क्या कहेंगे। तो मैंने उस आइडिया को ही ड्रॉप कर दिया, जबकि वो एक बहुत अच्छा आइडिया था कि मैं मोटरसाइकिल शो तो करता। इसमें मैं आपको एक दो कहता चीजें है। बताऊंगा गाइस। इसमें देयर आर नो रूल्स। ओके, रेपिटेटिव कंटेंट, मैं भूल गया था ये पॉइंट बोलना। अब मैं इस रिवर्स पे बताता हूं। अजीत अंजुम ने 180 दिन मेरे ख्याल से फार्मर एजिटेशन पर रिपोर्टिंग की थी। वही फार्मर एजिटेशन, बहुत टाइम वही जगह, लेकिन अलग अलग क्या हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है एक ही टॉपिक पर। हमने पिछले 1 महीने में 3 एपिसोड्स अडानी पर किए हैं और तीनों मिलियन प्लस गए हैं। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आपका चैनल कुछ कहने की कोशिश कर रहा है क्या? आपके चैनल ने कोई स्टैंड लिया है किसी बड़े इशू पर क्या? तो
ऐसा नहीं है कि पूरा साल एक टॉपिक पर, लेकिन आप बीच बीच पर किसी टॉपिक पर फोकस करके एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर रेपिटेटिव कंटेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके चैनल में जान आती है। दूसरी चीज, मोटरसाइकिल। जब ध्रुव ने अपना चैनल, मैं काफी फॉलो करता था, मेरी बातचीत होती रहती थी, भैया बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, कैसे किया कैसे नहीं किया समझने की कोशिश करता हूं। सडनली 2-3 साल पहले ध्रुव ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खोल दिया चैनल घूमने फिरने का, व्लॉगिंग। मैं हक्का बक्का, मैंने कहा ध्रुव एक बात बताओ, यहां तुम सीरियस कंटेंट कर रहे हो, एजुकेशन कंटेंट कर रहे हो, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो, यहां तुम स्विट्जरलैंड घूमोगे, ये कैसे काम करेगा? ये बैकफायर नहीं करेगा? आज समझ में आता है ये बैकफायर नहीं किया, एक्चुअली वर्क टू हिज एडवांटेज, क्योंकि लोगों को उसका दूसरा पहलू देखने को मिला। अच्छा, ये इंसान है, इसकी एक पर्सनल लाइफ है, ये घूमता फिरता है। सोशल मीडिया में जो रूल्स हम मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में सोचते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई नवीन डिड नॉट डू इट, और मेरे भी बहुत सारे मन आते हैं ऐसे चैनल करने के, मैं भी नहीं करता हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर अभी भी ट्रेडिशनल मीडिया का जो बैगेज है ना, कि हमारी एक छवि है, वो छवि खराब हो जाएगी, वो आज की जनरेशन में नहीं है। और हमें ये सोचना होगा कि शायद हम अपने आप को जितना सीरियसली ले रहे हैं उतना सीरियसली नहीं लेते लोग। मैं अपनी फैमिली को नहीं दिखाता हूं, मैं नहीं दिखाता अपनी फैमिली को, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी छवि ऐसी नहीं है कि मैं बच्चे घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, और लोग वही बच्चे कूद रहे हैं, बीबी क्या खाना बना रही है, उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन अ डेली बेसिस ले रहे हैं। तो हो सकता है कल कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर भी आएगा जो बच्चों के साथ बैठ के न्यूज बताएगा आपको, हो सकता है, एंड ही विल डिफीट ऑल ऑफ अस। कोई रूल नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट वेरी हाई। गुड आफ्टरनून आकाश जी। मेरे दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है वो आपसे है मेरा, ये है कि जब हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो जर्नलिज्म वाला नहीं है, तो ऐसे में हम रिपोर्टिंग करें तो कैसे खुद को एजुकेट करें? मेरा जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड क्या है बता सकती हैं आप? आपका हिस्ट्री रहा है, हिस्ट्री से आपका ग्रेजुएशन रहा है, तो मेरी शायद दुखद नहीं कहानी ये है कि इसीलिए मैं नहीं जब कॉलेज में था, मैं जब हिंदू कॉलेज में था, बहुत सारे डिबेटिंग करता था, और रोशन अब्बास को मैं अपना पर्सनल गुरु मानता था, जो कि लमाटनेर लखनऊ हिंदू कॉलेज, और फिर एमसीआरसी गए थे। तो लमाटनेर से मैं भी हूँ, हिंदू कॉलेज में मैं भी हूँ, एमसीआरसी में मैं भी जाऊंगा, मेरा लॉजिक गेट वो वैसे ही काम करता था। और कॉलेज स्टूडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, जामिया से इंटरव्यू तक का कॉल नहीं आया, हार्ट ब्रोकन, और उसके बाद मैंने कभी जर्नलिज्म की भी नहीं। आज के डेट में योर जर्नलिज्म डिग्री कैन ओनली गेट यू अ जॉब अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप डिजिटल मीडिया में जाना चाहते हैं, या कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया के एडिटर से बात करना चाहते हैं जो कि टैलेंट को वैल्यू करता है, आपकी जर्नलिज्म डिग्री एक कागज का फर्रा है। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट हियर। आपकी जर्नलिज्म डिग्री एक कागज का फर्रा है और कुछ नहीं है। आपका जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर होगा, और मैं अभी देशभक्त पर भी हमने परसों ही एक ऐड लॉन्च किया है, हमारा सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव हमने शुरू किया है, और उसमें सबसे बड़ी चीज हम यही देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटर्स, एडिटर्स, और हम एक ही चीज मांगते हैं, अपना वर्क एक्सपीरियंस, इन द सेंस अपना वर्क पोर्टफोलियो दिखाइए। वो पोर्टफोलियो पब्लिश्ड वर्क भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड वर्क भी हो सकता है। आपने अपने बूते पर क्या बनाया है, और आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आपने मोबाइल फोन उठाकर एक छोटा सा वीडियो भी बनाया हो सकता है, आपने अपनी कलम उठाकर या कीबोर्ड उठाकर एक ब्लॉग भी